जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अलायंस की जिसको देखा-देखी कह सकते हैं कि किया जा रहा है, क्योंकि भारत में बहुत कुछ हो रहा था तो सोचा पाकिस्तान ने भी, क्योंकि पाकिस्तान में सवाल निकलने लगे कि अरे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि भारत में पुतिन आए हुए हैं और इतना कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी डील्स साइन हो रहे थे, क्यों ना पाकिस्तान भी कुछ किया जाए। तो पाकिस्तान में जो जल भून-भून कर पाकिस्तान राख हो रहा था उस के चलते अब सामने आ रहा है कि टर्की और पाकिस्तान ड्रोन असेंबली करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अलायंस है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों हो रहा है? तो ये इससे रिलेटेड कई सारे बड़े सवाल हैं और इस पे हम बात करेंगे और किस तरह से ये डेवलपमेंट और खासतौर से टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है उसके बारे में तो हम जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो जानते ही हैं। लेकिन ऐसे समय पर ये अनाउंसमेंट और इसका मतलब क्या निकलता है, इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, किस तरह से देखना चाहिए इसको? क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो हम जानते ही हैं, लेकिन ये क्यों क्यों हो रहा है? इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए अंबर जी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि आजादी से पहले 1919 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था भारत के अंदर। उसके अंदर भी भारत के अंदर ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए यहाँ के भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट किया था। उसके बाद 1947 के बाद टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत गहरे हो चुके हैं। अभी उन दोनों के बीच में ट्रेड अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स का है। अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं 5 बिलियन डॉलर्स ऑफ ट्रेड। उसी के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ टर्की अपने जो रिलेशनशिप है इम्प्रूव कर रहा है। और उसके अंदर डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें टर्की और पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहा है। टर्की को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रेजी नेशन है, पागल नेशन है, जो जिसका पूरा दारोमदार उनकी पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर है। पाकिस्तान मिलिट्री आर्म्स परचेसिंग के लिए अपने सिविलियन बजट को भी ट्विस्ट कर सकती है, टर्की को मालूम है। इसके लिए टर्की ने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपना ड्रोन जो यूनिट है, बलात्कार ड्रोन का जो यूनिट है, वो हम पाकिस्तान के अंदर चालू कर देते हैं। इसी मद्देनजर ड्रोन्स और यूएवीज के लिए वहां पर एक असेंबली प्लांट बनाया जा रहा है। वहां पे एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑलिंग जो है उसका भी एक तरह से जितने भी एयरक्राफ्ट है उसके लिए किया जा रहा है, नेवल सिस्टम्स का किया जा रहा है। और एक और एक चीज देखिए, ड्रोन ने अपनी उपयोगिता बता दी है 2022 यूक्रेन रशिया वॉर में। 2022 को में टर्की ने अपने जो बलात्कार ड्रोन्स है वो यूक्रेन को दिए। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने वो ड्रोन्स यूज यूज करके रशिया को एक तरह से रोका है वॉर में। आज 3.5 साल हो गए, कहीं आप ये देखिए फिर भी रशिया से हारा नहीं है यूक्रेन। रशिया ने भले यूक्रेन की 20 to 25% टेरिटरी ले रही है, पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी दिया है। ये मानने वाली बात है यूक्रेन के बारे में। और कहीं ना कहीं इसके अंदर यूक्रेन को टर्किश ड्रोन्स का बहुत फायदा हुआ है। आपने ये भी देखा था कि कैसे स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स उड़ के आए थे और उन्होंने पाकिस्तान और उन्होंने रशिया के जो एयरक्राफ्ट है, टीयू एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसी मद्देनजर ड्रोन का जो उपयोगिता है मॉडर्न वॉरफेयर में बढ़ गया है। अभी तो टर्की ने एक और एक ड्रोन उन्होंने अभी टेस्ट किया है, जिसमें वो फाइटर जेट के साथ वो ड्रोन एक तरह से कॉम्बैट कर रहा था। मतलब जमीन के अंदर बैठ के वो ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल्स फायर कर रहा था। ये भी टेस्टिंग कर दी है। तो इंटरनेशनल ड्रोन मार्केट में आज टर्की जो है बहुत आगे है। उसके आगे सिर्फ एक ही कंट्री है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो टर्की से आगे है, वो है अमेरिका। और हम अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन ले रहे हैं, पर टर्की का बलात्कार ड्रोन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, आप ये देखिए कि टर्की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बना रहा है, कान। और उसी के कारण उसको अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम से हटा दिया है। अब टर्की जो है ये कान का प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला है।
पाकिस्तान के 200 इंजीनियर टर्की में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जब ये प्लांट खोला जाए उसके अंदर वो एक तरह से असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सके। टर्की पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स भी भेजता है। मतलब आप सोच लीजिए कि जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स है जो उन्होंने नेटो की टेक्नोलॉजी से लिया है, उसको टर्की अपने यहाँ पे मेक इन टर्की के थ्रू वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। और इसी मद्देनजर वो पाकिस्तान को एक तरह से हेलीकॉप्टर्स भी बेचता है। एक और चीज देखिए, टर्की पाकिस्तान को नेवल शिप्स भी बना के दे रहा है। तो अभी उन्होंने नेवल कोऑपरेशन भी किया है। तो ये मल्टी लेवल मल्टी मिलिट्री कोऑपरेशन है बिटवीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये सब जगह से टर्की सोच रहा है कि इनको हम अगर ये सप्लाई कर देते हैं तो हमें एक एक्सेस मिलता है इंडियन ओशन रीजन में। इवन इन ऑपरेशन सिंदूर टर्किश ड्रोन्स वर यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने इनएफेक्टिव साबित हुए टर्किश ड्रोन्स, वो भी बता देता हूँ। टर्की ने अपनी शिप्स भेजी थी कराची एयरपोर्ट पर, कराची पोर्ट पे उसको डॉक करके रखा था, ताकि ताकि भारत वहां पर हमला न कर सके। क्योंकि जैसे ही अगर टर्की शिप के ऊपर हमला हो जाता है, नेटो का आर्टिकल जो 5 क्लॉज है वो इन्वोक हो जाता है। क्योंकि एक भी कंट्री के अगर वॉरशिप पे हमला होता है तो बाकी 30 कंट्रीज उस देश के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। इसलिए भारत कोई भी एक तरह से एक्शन ना नहीं ले पाया इन ऑपरेशन सिंदूर पर। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत ने जिस हिसाब से टर्किश ड्रोन्स को इनएफेक्टिव साबित किया, टर्की की साख को बहुत फर्क पड़ा है। भारत के खिलाफ वो हमेशा जहर उगलता है। टर्की को में अंदर जब भूकंप आया था, भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू सेंड इंटरनेशनल एड टू टर्की। बट टर्की ने उसका जो हमें एक तरह से दगाबाजी दी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया। अभी भी उन्होंने कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनल फोरम्स में रेस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले टर्की के अंदर बजट पास किया जिसमें उन्होंने पीओजे के पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बजट उन्होंने अलोकेट किया है। अब अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये पार्टनरशिप जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू डिफेंस। वहां पर टर्की चाहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री वेल्थ है, जैसे ये कॉपर माइंस है रेकोडिक में, या पाकिस्तान के कोस्ट के बाहर जो ऑफशोर ड्रिलिंग है उसको किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है और उनकी जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सके। टर्की पाकिस्तान के मिनरल वेल्थ के अंदर भी इंटरेस्टेड है। और पाकिस्तान ने अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है जिसमें वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स है, मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान का भाग नहीं मानता। जो बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जैसे क्रोमाइट है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, उस सब के एक्सप्लोरेशन में भी टर्की को राइट्स दिए हैं। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी टर्की की जो कंपनीज है दे आर एक्चुअली ड्रिलिंग बॉक्स इन द अरेबियन सी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए पाकिस्तान और टर्की के बीच में डीप कोऑपरेशन है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी एक तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर या रिन्यूएबल एनर्जी है। और टर्की की कंपनियां पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो उनकी लाइंस की ट्रांसमिशन लाइंस है उसको भी मॉडर्नाइज कर रही है। बहुत गहरा संबंध है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। जी, उमेश जी, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो ये डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है पाकिस्तान और टर्की के बीच में, क्या ये भारत को लॉन्ग टर्म या किसी भी तरह से जो भारत की एयर सुपीरियॉरिटी है, उसको किसी तरह से उसके लिए कोई खतरा या डिटरेंस हो सकता है? डेफिनेटली खतरा है अंबर जी। आप देखिए कि टर्की ने अभी एक ड्रोन टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली है जो फाइटर एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकता है। जो फाइटर जेट्स आते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स आते हैं, वो हजारों करोड़ के रहते हैं। और ड्रोन्स जो होते हैं वो कुछ हजार डॉलर्स के रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत को अपना जो ड्रोन जिसमें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उस पे काम करने की जरूरत है। इवन अमेरिका ने भी अपने यहाँ पर
लाखों ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। उनको एक तरह से समझ में आ गया कि ड्रोन वॉरफेयर बहुत इफेक्टिव होने वाला है फ्यूचर में। और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर जिस हिसाब से ड्रोन को यूज किया गया, तो सबको समझ में आ गया कि आगे जब अटैक करना पड़े तो आप एक ड्रोन को जैसे भेज सकते हो। देखिए, ड्रोन का एक ही चीज होता है कि उसको जाके क्रैश करना पड़ता है। जैसे ह्यूमन बॉम्ब्स होते हैं, फिदाइन बॉम्ब्स होते हैं, ये ड्रोन वो फिदाइन जैसे हैं। गया क्या, अपने टारगेट को उसको जाके क्रैश करना है, क्योंकि इसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं होती और कुछ $1000 की होते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, भारत को अपना जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें तेजी लाने की जरूरत है। अभी जिस हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, मेरे ख्याल से पिछले दिनों डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बोल दिया कि ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाइफरकेट करने की एक तरह से सजेशन दिया है। भारत सरकार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑपरेशन करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आप सिर्फ उनकी इनएफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानता हूं कि वो प्रीमियर डिफेंस पीएसयू है, बट उसके कारण हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 29 स्क्वाड्रन हो गई है और कम लगातार कम होती जा रही है। और हम सोच भी रहे थे कि सुकोई 57 का कोई डील होगा रशिया से, वो हुआ भी नहीं अभी। वो तो शायद सीक्रेटली हो चुका होगा, क्योंकि रोजोबोन एक्सपर्ट के जो चीफ है वो भारत आए थे। अब क्या डील हुई नहीं हुई हमें नहीं मालूम, पर आज की डेट में जो पब्लिक आई में है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी आर शॉर्ट ऑफ फाइटर जेट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया हैव टू गो अहेड। वहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक तरह से हमें जगाने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। और सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, दोनों ही रशिया, दोनों ही टर्की और पाकिस्तान थ्रेट है, क्योंकि आपके वाटर्स में, इंडियन ओशन रीजन में टर्की शिप्स आ रहे हैं, चाइनीज शिप्स आ रहे हैं, भारत की सब प्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। अब कहीं ना कहीं टर्की भारत से रिवेंज भी लेना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने अपना जो कोऑपरेशन है ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया के साथ बढ़ा दिया है। और इसी के कारण हम डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं द इवन एक्सेस ऑफ चाइना, टर्की, पाकिस्तान एंड अजरबैजान। तो ये एक तरह से डायरेक्टली एक थ्रेट है भारत के लिए। जी, तो उमेश जी, अब जिस तरह से ये सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान की एक नई ट्राइलेटरल जो अलाइनमेंट हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि ये एक वाकई में ट्राइलेटरल अलाइनमेंट है और भारत के लिए कुछ चैलेंजेस यहाँ पर उत्पन्न होते नजर आते हैं? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट है ही नहीं। इट इज लाइक मतलब एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करने जा रहा है पाकिस्तान वहां पे। सऊदी उनको अपना जो पैसा दिया है उसके एवज में उनको बोल रहे हैं कि आप आके चौकीदारी करो, हमारे पैसे लौटाओ। इट इज नॉट अ डिफेंस पैक्ट। डिफेंस पैक्ट वो बताया गया है क्यों। और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कोई हेल्प भी नहीं की है। बट टर्की जो है पाकिस्तान की हेल्प के लिए खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में इनडायरेक्टली उन्होंने अपने वेपन्स भेजे, उन्होंने अपनी शिप्स भेजी एज टू एक्ट एज अ शील्ड, और वो अपने ड्रोन्स भेजते जा रहे हैं, अपने डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, क्योंकि टर्की को मालूम है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। टर्की को मालूम है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, और उनको एक तरह से वेपन सिस्टम्स, टर्किश वेपन सिस्टम्स को बेचने के लिए पाकिस्तान एकदम से खरीदने के लिए तैयार है, रेडीमेड मार्केट है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जो शेयर्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और उनके बीच में दोनों का कॉमन एनिमी भारत है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अलायंस है टर्की और पाकिस्तान का, ये एक अलग ही डिफेंस अग्रीमेंट है। इनफैक्ट ये देखिए कि चाइना भी इतना ओपनली नहीं आता इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितना टर्की आता है। टर्की ने कश्मीर हम्म। के इश्यू हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स में उठाए हैं। एर्दोगन ने भारत को क्रिटिसाइज किया है। चाइना ओपनली नहीं करता, चाइना स्ट्रेटेजिकली जी। करता है। बट ये एक तरह से आयन क्लैड पार्टनरशिप है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद टर्की को बोल सकते हैं पाकिस्तान नंबर 2। तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है, और दोनों का एक ही चीज है कि भारत को तबाह करना है, भारत के हिंदू सिविलाइजेशन को तबाह करना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। और टर्की ने हम्म। बांग्लादेश को भी बलात्कार ड्रोन्स बेचा है।
सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए। और टर्की बांग्लादेश के अंदर जो लाल मोनिरहाट जो एयरबेस है, उसके अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, टर्की ले रहा है। और टर्की ने मालदीव्स को भी अपने ड्रोन्स बेचे हैं। टर्की ने मालदीव्स को भी भारत के खिलाफ जब मुजू हो गए थे, द फर्स्ट कंट्री इन विच मुजू विजिटेड वाज टर्की। तो अमर जी देखिए, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की, और टर्की एक अलायंस बनाना चाहता है अगेंस्ट इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसमें वो सार्क समिट बनाना चाहता है विदाउट इंडिया। चाइना और टर्की ये अभी प्लान कर रहे हैं, इंडिया को आइसोलेट करना चाहते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, और भारत के जितने भी नेबर्स है उसको उसके अंदर वो एक तरह से कड़ी जोड़ रहे हैं। भारत के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इस सब से ऐसे साफ प्रतीत होता है कि भारत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, और साथ ही साथ जो ये एक्सेस तैयार कर रहा है पाकिस्तान और टर्की, तो ऑफ कोर्स भारत की जो एयर सुपीरियॉरिटी है उसके लिए एक डिटरेंस तो है ही। तो किस तरह से भारत इन सारे चैलेंज से पार पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत हर तरह से खतरे और कोई भी इस तरह का कुछ भी चैलेंज है उसके लिए तैयार है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।